इस वक्त पहलगाम हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। हमले के वक्त बैसरन घाटी में 400 लोग मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। एनआईए के संपर्क में हैं वहां मौजूद सभी 400 लोग। पूरे इलाके की मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। हर दिन बैसरन घाटी का दौरा जांच एजेंसी कर रही है। एनआईए की अगुवाई में इस हमले की जांच की जा रही है। तो पूरा का पूरा इलाका मेटल डिटेक्टर से पूरे इलाके की सघन तलाशी। जांच करने वाली टीम को लीड एनआईए कर रही है। आप जानते हैं घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन जो है उसको रिक्रिएट किया जा चुका है एनआईए की तरफ से। और हर दिन बैसरन घाटी का दौरा कर ये जो जांच टीम है ये सबूत जुटाने की कोशिशों में लगी हुई है। बैसरन घाटी में 22 अप्रैल जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ उस दिन करीब 400 लोग वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें पहलगाम हमले पर एक और बड़ी खबर है। दोपहर 2:25 पर पहली गोली चली थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जो पहली गोली चली वो दोपहर 2:25 पर चली। दोपहर 2:30 बजे एसएचओ को कॉल कर दिया गया। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट को जानकारी दी गई। सबसे पहली जानकारी उन तक पहुंची, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरआर कमांडेंट ने पुलिस से कहा कि हो सकता है हमारी फायरिंग प्रैक्टिस चल रही होगी। सेना को पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो 2:25 पर पहली गोली चली थी और 2:30 बजे एसएचओ को कॉल कर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट को जब इसकी जानकारी दी गई तो उनकी तरफ से पहला रिस्पांस ये सामने निकल कर आता है कि हो सकता है ये फायरिंग हमारी प्रैक्टिस में चल रही हो। और सेना को मौके पर पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिमा इस वक्त पहलगाम में ही मौजूद है और जरा प्रतिमा से जानते हैं कि अब इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है 22 अप्रैल दोपहर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तस्वीर किस तरीके से साफ हो रही है प्रतिमा? बिल्कुल रुमाना, बता दूं आज 8वां दिन है जब एनआईए की टीम मौका वारदात पर पहुंच रही है, क्योंकि हर दिन टीम वहां जा रही है। कुछ नया सबूत हाथ लग सके, एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज मेटल डिटेक्टर्स की मदद से सघन तलाशी पूरी वैली की ली जा रही है, क्योंकि वो इलाका बहुत बड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कोई भी सबूत पीछे ना छूटे, इसलिए कई और दिन लग सकते हैं इस जांच को। इसीलिए यहाँ पर जो तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको बंद करने का भी फैसला लिया गया था कि कहीं और किसी तरीके की वारदात ना हो। और जो भी मुमकिन कोशिश की जा रही है सबूत जुटाने की, उसी कड़ी में मेटल डिटेक्टर्स की मदद से कोशिश की जा रही है घाटी को पूरी तरीके से सर्च किया जाए, क्योंकि कोई भी चीज एक क्लू हो सकती है। जो जानकारी आपने दर्शकों की दी ये हमें ऑफिशियल सोर्सेज से पता चल रहा है कि 400 लोग उस दिन जिस दिन हमला हुआ है बैसरन घाटी में मौजूद थे और हर एक शख्स जो वहां मौजूद था उससे एनआईए की टीम संपर्क में है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने क्या देखा, क्या उस वक्त उन्हें पता चला, क्योंकि कोई भी चीज एक सबूत हो सकती है, क्लू हो सकती है जो जांच टीम को मदद कर सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण डिटेल ये भी सामने आई है कि 2:25 पर पहला फायर हुआ था और 2:30 बजे ही जो लोकल थाने के एसएचओ हैं उन तक ये जानकारी पहुंच चुकी थी कि ऊपर से फायरिंग की आवाज आ रही है। उसके बाद 3 आरआर के जो कमांडेंट हैं उन तक ये जानकारी एसएचओ द्वारा पहुंचाई गई, तो उनकी तरफ से ये अंदेशा जताया गया कि फायरिंग प्रैक्टिस की जा सकती है, क्योंकि उस वक्त फायरिंग प्रैक्टिस चल भी रही थी। इसलिए ये माना गया कि जो आवाज आ रही है वो इसी चीज की हो सकती है। सिचुएशन का आकलन करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ये जो इलाका है बैसरन घाटी का, नीचे से ऊपर जाने में किसी भी फिजिकली फिट आदमी को भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसे में 1 से 1.5 घंटे का वक्त ही लगा फोर्सेस को ऊपर पहुंचने का और सिचुएशन को संभालने का। वहां पर जिस तरीके के हालात थे उसको लेकर अब तक यही जानकारी सामने आई है। रुमाना, अच्छा, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है कि 2:25 पर जैसा कि आप बता रही हैं कि वो पहली गोली चली 2:25 और 2:30 बजे मतलब 5 मिनट के भीतर एसएचओ को कॉल कर दिया गया। तो वो कॉल जो है वो किसकी तरफ से किया गया? वहां कोई स्टॉल वाला था, कोई खच्चर वाला था? किसने सबसे पहले पुलिस को इस बारे में सूचना दी? और पुलिस की तरफ से जब राष्ट्रीय राइफल्स को ये सूचना, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है रुमाना। हाँ। जी, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, हमने जानने की कोशिश की थी। ये जांच का विषय है, इसलिए ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि वो कॉल किसकी तरफ से की गई। बस यही जानकारी साझा की जा रही है अब तक कि 5 मिनट के विदिन 5 मिनट एसएचओ को ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि फायरिंग की आवाज बैसरन घाटी से आ रही। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है प्रतिमा कि वो राष्ट्रीय राइफल्स और उनको जब एसएचओ की तरफ से संपर्क साधा गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हो सकता है हमारी ही प्रैक्टिस चल रही हो और उसमें ये फायरिंग हुई हो। मतलब इससे कहीं ना कहीं ये संदेश
संदेश भी निकल कर आ रहा है कि जितना क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए था शायद उतना क्विक रिस्पॉन्स भी नहीं हुआ यहां पर, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि इस तरीके से आतंकवादी हमला भी इस इलाके में हो सकता है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद तमाम लोगों से लगातार बात कर रही हूँ पिछले कई दिनों से, और उनका यही कहना है कि पहलगाम इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस फॉर टूरिस्ट। तो इसीलिए ये किसी ने भी नहीं समझा कि जो आवाज़ आ रही है वो किसी भी तरीके का आतंकी हमला हो सकता है। जो जांच एजेंसी यहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रही है उसका भी ये मानना है, क्योंकि ये अप्रत्याशित था। आतंकियों ने कभी इस इलाके को नहीं चुना था, खासतौर पर टूरिस्ट को कभी टारगेट नहीं किया था। ऐसे में बेसरन घाटी, जहाँ पर टूरिस्ट उस दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह वहाँ पर हलचल थी, सब कुछ था, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया था कि ये किसी तरीके का आतंकी हमला हो सकता है। यानी उसको भी कहीं ना कहीं समझने में थोड़ा वक्त लगा है। ये किसी के लिए भी बहुत ही एक तरीके से शॉकिंग था कि बेसरन घाटी में जो फायरिंग की आवाज़ आ रही, क्योंकि जो यहाँ पर लोकल्स थे उनका ये भी कहना था, क्योंकि पूरा वैली जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है रोमाना, ऐसे में वहाँ पर जानवर भी आते हैं, भालू वगैरह अक्सर आ जाते हैं और उनको भगाने के लिए भी फायरिंग की जाती है। तो ये भी माना जा रहा था कि ये फायरिंग वो भी हो सकती है। लेकिन जो जानकारी अब निकल कर सामने आ रही है सोर्सेस के मुताबिक, आरआर कमांडेंट को भी ये लगा था कि हमारी अपनी कोई फायरिंग ड्रिल हो सकती है, क्योंकि अक्सर प्रैक्टिस होती रहती है, और ऐसे में इसी कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा वक्त जरूर लगा रोमाना। और ये जो 400 लोगों की संख्या सामने निकल कर आ रही है कि जिस समय ये हमला हुआ 22 अप्रैल दोपहर के वक्त, उस वक्त 400 लोग मौजूद थे। तो ये 400 सिर्फ पर्यटक हैं जिनको चिन्हित किया गया है जो वहां पर मौजूद थे, या फिर स्थानीय लोग भी? क्योंकि हम देख रहे हैं इस हमले के बाद से लगातार ये भी खबरें सामने निकल कर आई कि करीब 150 के आसपास वो स्थानीय लोग हैं जो स्टॉल्स चलाते हैं वहां पर। किसी की मैगी की दुकान है, कोई टी स्टॉल वहां पर चलाता है, या फिर खच्चर वाले हैं, या फिर वो एडवेंचर स्पोर्ट कराने वाले हैं। तो 150 के करीब ऐसे स्थानीय लोग जिन्हें पहले ही राउंड ऑफ करके से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ये 400 की संख्या क्या सिर्फ उन पर्यटकों की संख्या है जो उस हमले वाले दिन बेसरन घाटी में मौजूद थे और अब वहां से वापस लौट चुके हैं? नहीं रुमाना, ये 400 केवल पर्यटक नहीं है, ये 400 उन कुल लोगों की संख्या है जो उस वक्त घाटी में मौजूद थे। इनमें वो तमाम लोग भी थे जो यहाँ पर काम करते हैं, जिनसे कल पूछताछ भी हो रही थी। 150 लोगों की संख्या इनमें उन लोगों की थी जिन्हें कल थाने भी बुलाया गया था, और मैं बता दूं 9 साढ़े 9 बजे के करीब इन्हें थाने से छोड़ा गया है। मतलब एक लंबी पूछताछ इन लोगों से भी हुई है और यही जानने की कोशिश हुई है कि इन्होंने क्या देखा, क्या समझा, और उसी को लेकर ये पूरी पूछताछ आगे बढ़ भी रही है। लेकिन ये जो 400 लोगों का आंकड़ा आया, इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो वहाँ काम भी कर रहे थे और जो पर्यटक भी थे। प्रतिमा, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, आज का अपडेट आपने ये जो दिया है कि साहब अब मेटल डिटेक्टर से इस पूरी की पूरी वैली को खगाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मेटल डिटेक्टर से वैली को खगालने का मतलब ये कि एक तो कहीं कोई और एक्सप्लोजिव इस तरीके का कोई सामान तो आतंकवादी अपने पीछे ना छोड़कर गए हों, और साथ ही साथ ये जितनी राउंड फायरिंग वहां पर आतंकवादियों की तरफ से की गई है, तो ऐसे में कहीं कोई बुलेट, कहीं किसी का कोई गोली का कोई खोखा, कोई निशान पीछे ना छूटा हो। तो इसी के लिए इस वक्त मेटल डिटेक्टर्स का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितनी संख्या है इस टीम की जो इस वक्त बेसरन घाटी में मौजूद है और एनआईए ही इस जांच को लीड कर रही है? प्रतिमा, बिल्कुल एनआईए की टीम ही जांच को लीड कर रही है, और जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि ये टीम हर दिन उस जगह का मुआयना कर रही है। सुबह सुबह ये टीम वहां पर पहुंच जाती है और एक लंबा वक्त वहां बताती है, क्योंकि बेसरन घाटी बहुत बड़ी है और उसे एक दिन में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। अब ये 8वां दिन है जब एनआईए की टीम लगातार वहां पहुंच रही है, और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि 1 इंच भी जमीन ना छूटे, क्योंकि सबूत कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आतंकी इस वारदात को अंजाम देने के बाद घने जंगलों की तरफ भाग गए हैं। ऐसे में क्लू कहीं पर भी हो सकता है। इसी को लेकर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि टीम लगातार जांच कर रही है और ये जांच अभी और कई दिनों तक चलने वाली है। रुमाना, सवाल महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि कल इसी बेसरन घाटी में एनआईए की तरफ से क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरन घाटी को आतंकवादियों ने दहलाया था। 22 अप्रैल की शाम तक ही एनआईए की टीम जो श्रीनगर पहुंच गई थी, और फिर अगले दिन सुबह 23 अप्रैल की वो तारीख थी जब बेसरन घाटी में एनआईए की टीम पहुंची थी, और तब से एनआईए इस जांच को आगे बढ़ा रही है। कल जिस तरीके से प्रतिमा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, उसके बाद क्या अपडेट, सूत्रों के हवाले से क्या खबरें छनकर आ रही हैं, वो आतंकवादी कहां से आए होंगे, किस तरीके से भाग निकले होंगे, इसको लेकर कुछ जानकारियां मिल रही हैं। किस नतीजे पर पहुंची है एनआईए की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद?
देखिए, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं रोमाना, वो भी बहुत छन कर ही सामने आ रही है, क्योंकि ये जांच का विषय है। ऐसे में बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी सही नहीं होगा। इस मामले में अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि एनआईए की टीम लगातार, सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि क्राइम सीन का मुआयना कर रही है और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में उन 150 लोगों से भी पूछताछ हुई है जो यहाँ पर काम कर रहे थे। किसी न किसी तरीके से कोई मैगी का स्टॉल चला रहा था, कोई चाय का स्टॉल चला रहा था। गुजर बकरवाल समुदाय के जो लोग यहाँ पर घुड़सवारी कराते हैं, उन लोगों से भी पूछताछ की गई कि आपने क्या देखा, किस तरीके से वहाँ पर आप निकले हैं, क्योंकि हर एक का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि गोलियों की आवाज़ किसी एक डायरेक्शन से नहीं आ रही थी 22 अप्रैल के दिन, वो चारों दिशाओं से आ रही थी। तो ये समझने की कोशिश भी की जा रही है कि कहाँ से आतंकियों ने आने की कोशिश की, फिर वो किस तरफ भाग निकले, क्योंकि ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है रोमाना। किसी को भी कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है क्योंकि इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स एसएचओ को दे दी गई थी और उसके बाद आरआर कमांडर तक की भी ये जानकारी जा चुकी थी कि ऊपर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और अगले 1 घंटे में टीमें ऊपर पहुंच भी गई थी। तो आप सोचिए कि कितनी जल्दी ये सब कुछ आतंकियों की तरफ से किया गया और फिर वो मौका वारदात को छोड़कर भाग निकले। इसीलिए सघन तलाशी पूरे जंगल के इलाकों की ली जा रही है। लोकेशन हम डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ के जंगलों में आतंकियों का किस तरीके से यहाँ आना हुआ, ये भी पता लगाया जा रहा है। किस तरफ वो भागे, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए खबरें जो हैं वो मिल भी छन छन कर रही हैं और एबीपी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है। ऐसे में आगे हम भी पहुंचाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी हमारी सहयोगी कर रही थी, देखिए वादी है क्योंकि, और हम सब जानते हैं जो भी पहाड़ों में गया होगा कि वहाँ पर आप अगर कुछ कहते हैं, लोग शौकिया जाते हैं और पहाड़ों पर से जोर से कुछ चिल्लाकर कहते हैं तो वो आवाज़ गूंज कर आती है। ऐसे में वादी के अंदर जो भी कुछ आवाज़ होती है तो वो गूंज कर आती है। ऐसे में उस आवाज़ का डायरेक्शन क्या है ये पता लगाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो वो पहली गोली कहाँ से चली होगी, किस दिशा से चली होगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो चश्मदीद मौजूद उनकी गवाही से भी इस बात तक पहुँचना, इसमें अभी मुश्किल पेश आ रही है। इस बीच 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की लगातार एनआईए जांच कर रहा है और इसी कड़ी में एनआईए की टीम आज एक बार फिर बैसरन घाटी में पहुंची हुई है। बैसरन घाटी की बाकायदा 3D मैपिंग एनआईए की तरफ से की जा रही है। 3D मैपिंग के जरिए आतंकवादियों के जो स्केप रूट है उसकी जानकारी मिलेगी और साथ ही क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। एनआईए की टीम के साथ फोरेंसिक टीम्स, टेक्निकल टीम्स मौजूद हैं। जिस वक्त पहलगाम पुलिस स्टेशन से एनआईए की टीम बैसरन घाटी रवाना हुई, उस दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल मौजूद थे मौके पर। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बिलाल की आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पहलगाम पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं और एक बार फिर से एनआईए की जो टीम है वो पहलगाम पुलिस स्टेशन से रवाना हो रही है सीधे बैसरन पार्क की ओर और वहां पर जो सीन रिक्रिएशन की जो प्रक्रिया है एक बार फिर से जो है वो उसके चलने की जो प्रक्रिया है वो फिर होगी। और आप देखिए यहाँ पर कि ये एनआईए की जो टीम है वो माउंटेन बाइक पर जो सवार होकर के जो है वो सीधे बैसरन पार्क की ओर जा रही है, जहां पर इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है वो भी जो है वो यहाँ पर जो है वो इनके साथ मौजूद है, जो ड्रोन कैमरास की मदद से, इसके अलावा जो बाकी जो एडवांस मशीनें हैं उसकी मदद से पूरे जो जंगल हैं उनकी जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन है उनका जो है वो चल रहा है। और अब देखिए यहाँ पर जो एनआईए की जो टीम है अब यहाँ पहलगाम पुलिस स्टेशन से जो है वो रवाना हो चुकी है माउंटेन बाइक पे और यहाँ पर इसमें एनआईए की जो टेक्निकल जो टीम है वो भी साथ में मौजूद है ताकि जो बैसरन पार्क का जो इलाका है और जिस तरीके की 22 अप्रैल को घटना हुई थी उस सीन को जो है वो रिक्रिएट किया जा सके। जो चेन ऑफ इवेंट्स थे जिस तरीके से घटित हुए थे उस चेन ऑफ इवेंट्स की कड़ियां जो है वो मिलाई जा सके ताकि जो आतंकियों का जो रूट प्लान है, रूट मैप है एक, वो जो है वो तैयार हो सके कि आतंकी जो है वो किस रास्ते से एंटर हुए थे और किस रास्ते से बैसरन पार्क से जो है वो एग्जिट किए थे। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो साथ में इस पूरी जांच में सहयोग दे रही है और अब देखिए यहाँ पर कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी उस बैसरन पार्क की ओर जो है वो जा रहे हैं। तो एनआईए की टीम जो है वो अब यहां से निकल चुकी है और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है वो भी उनका सहयोग देने के लिए बैसरन पार्क की ओर जा रही है, क्योंकि जो टेरेन है, जो इलाका है बैसरन पार्क के आसपास का वो पूरा जंगली इलाका है और उन जंगली इलाकों में जो एनआईए की और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है वो ड्रोन की मदद से भी जो है वो सर्विलांस टीम जो है वो सर्विलांस करने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि आतंकियों का रूट प्लान जो है वो तैयार किया जा सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, पहलगाम।
भारत की तैयारी से पाकिस्तान में दहशत है। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि एलओसी के पास 4 राफेल विमानों ने पेट्रोलिंग की है। ये पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है। बीती रात राफेल विमानों की पेट्रोलिंग से पाकिस्तान घबरा गया, पाकिस्तान डर रहा है। आपको एक बड़ी खबर दे दे, भारत की तैयारी से पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार यह खबर चला रहा है कि एलओसी के पास 4 राफेल विमानों ने पेट्रोलिंग की है और इसको लेकर जो खबर वहां चलाया जा रहा है उससे पाकिस्तानी हुक्मरानों में डर का माहौल है। बीती रात राफेल विमानों की पेट्रोलिंग से पाकिस्तान घबरा गया है। हमारे साथ नीरज राजपूत इसी खबर पर न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, अभी तो सिर्फ पेट्रोलिंग से, हमारे राफेल विमानों के सरहद पर पेट्रोलिंग से दुश्मन इतने घबरा गए, आगे की कार्यवाही से क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भी पाकिस्तान की सरकार की तरह ही हो गई है। रात के 2 बजे उनके जो सूचना मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि रात में कि भारत जो है जल्दी ही आक्रमण करने वाला है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान की मीडिया भी है। आप ये देखिए ना, पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तान की वायुसेना है वो पिछले 2 दिनों से अपनी एयर स्पेस को बंद किया हुआ है। उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर के बीच में एक्सरसाइज कर रही है, पंजाब प्रांत में अपनी पाकिस्तान पीओके में उनके एक्सरसाइज चल रही है, ललकारे मोमिन के नाम से। ऐसे ऐसे नाम देंगे और फिर आप चाहेंगे कि हमारे रफाल जो है वो क्या अंदर हैंगर में रहेंगे, एयरबेस में रहेंगे? वो तो पेट्रोलिंग करेंगे, अपनी सीमा की सुरक्षा करते हैं, अपनी एयर स्पेस की सुरक्षा करते हैं। तो अगर आपको इससे डर लग रहा है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आपको इतना डर लगने लगा है कि अपनी सीमा में ही हमारे जो रफाल फाइटर जेट्स हैं अंबाला में तैनात रहते हैं, अंबाला जो कि बहुत ही करीब है पाकिस्तान की सीमा के करीब, और अपनी एयर स्पेस की सुरक्षा करते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा वो तमिलनाडु और केरल तक सुरक्षा करते हैं एयर स्पेस की। तो अगर वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो इसमें इनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इनको डर लगने लगा है कि इन्होंने पहलगाम जो नरसंहार किया है उसका बदला भारत लेगा। इसीलिए इस तरह की जो कहानियां हैं पाकिस्तान सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी बनाने लगी। प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक कैबिनेट की चल रही थी फिलहाल खत्म हो गई है और ठीक दोपहर के 3 बजे के आसपास इसी कैबिनेट की मीटिंग को लेकर के एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है जिसमें यह बताया जाएगा कि इस बैठक में अंदर क्या फैसला लिया गया है। हालांकि पहलगाम हमले को लेकर के कैबिनेट की मीटिंग में क्या बातचीत हुई, चर्चा किस बात पर हुई, क्या फैसला लिया गया है पाकिस्तान को लेकर के, साथ ही अटैक को लेकर के क्या फैसला लिया गया है उस पर अभी बातचीत सामने नहीं आई है। लेकिन 3 बजे ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें शायद ये कहा जाए, बताया जाए कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या बातचीत हुई है। एक बार और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट की मीटिंग बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। ये मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी, उससे पहले आज कई बैठकें लगातार हुई हैं और ऐसे में इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता भी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या खबर, क्या अपडेट आपके पास? प्रधानमंत्री आवास में चल रही कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल अभी खत्म हो गई है और क्या 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी और क्या कुछ कहा जा सकता है? अंकित। बिल्कुल, ये कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन कैबिनेट से पहले जो और 3 महत्वपूर्ण बैठकें थी उनको लेकर भी जानकारी आ रही है कि उनमें भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। और फिलहाल अब जो तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे वो निकल रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री का आवास, आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त जो गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ से है। जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ निकलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त के लिए जानकारी एक ये है कि अभी भी जो है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उसके अलावा जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि भले ही जो कैबिनेट के बाकी जो मंत्रीगण हैं वो निकल गए हो, लेकिन वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह अभी भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। और माना यह जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद भी अगर जो कुछ और मुद्दों पर जो है महत्वपूर्ण चर्चा प्रधानमंत्री को करनी है तो पार्टी के ये वरिष्ठ नेता, सहयोगी जो मंत्रिमंडल में है उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन जिस बात का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है, ये जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद में पहली कैबिनेट की बैठक है और उसमें जो है जो इससे पहले सीसीएस की बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, यानी कि पहलगाम हमले के बाद में, और उसके साथ ही में आज जो सीसीएस की बैठक हुई है कैबिनेट से पहले, तो उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जो कैबिनेट के मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं उनको दी गई है। और अभी भी देखिए ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये प्रधानमंत्री आवास से हैं, जहां पर आपको एक एक करके
जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उससे पहले करीबन जो है 15 से 20 मिनट तक जैसी हमारे पास में जानकारी निकल के आई है कि सबसे पहले सीसीएस की बैठक हुई है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उसके बाद में सीसीपीए की बैठक हुई है जिसको एक तरह से सुपर कैबिनेट कहा जाता है और माना यह जाता है कि सीसीपीए की बैठक होना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 2019 में जब जो है पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद में जब बालाकोट स्ट्राइक की थी भारत ने, उससे पहले ये सीसीपीए की बैठक हुई थी और पिछले 5 सालों में सीसीपीए की बैठक नहीं हुई है। और ये अपने आप में बताता है कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। तो सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए, ये मतलब इकोनॉमिक जो सीसीईए सेंट्रल कैप हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तकनीकी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।